बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। क्योंकि ज़मीर साफ है, ज़मीर पे कोई बोझ नहीं है, इसलिए मैं इस्तीफा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। आज हम बात करेंगे हफ्ते की, साल की, इस हुकूमती टेन्योर की सबसे बड़ी खबर। इस पॉलिटिकल साइकिल के अंदर हमने करप्शन के इल्ज़ामात एक दूसरे पे लगते हुए बिटवीन पॉलिटिशियंस, उसके बाद सिविलियंस और नॉन सिविलियन मतलब नॉन स्टेट एक्टर्स एंड पॉलिटिकल एक्टर्स के बीच में इल्ज़ामात ट्रेड होते हुए देखे। फिर इमरान खान साहब की सियासत आई 2012 और उससे आगे 2012 और उससे आगे, तो ये इल्ज़ामात इमरान खान साहब की पार्टी की तरफ से लगते हुए नज़र आए। खान साहब की पार्टी खुद फिर एक तब्दीली के थ्रू गुजरी, तो वो इल्ज़ामात बाकी सब पे लगे इमरान खान साहब की पार्टी के अलावा। लेकिन जो दो मेजर इल्ज़ाम लगे हैं वो आसिफ अली ज़रदारी साहब की ज़ात पे और उनके टेन्योर के अंदर पीपल्स पार्टी के ऊपर बदनवानी के लगे हैं, लगते आए हैं, आज तक लगते हैं माजी को देखते हुए। उसी तरह ये इल्ज़ामात नवाज़ शरीफ साहब के पहले टेन्योर में बिलखुसूस और बिलउमूम नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत और बाकी दीगर हुकूमत पाकिस्तान में ये बदनवानी के इल्ज़ामात जो हैं वो उनका पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन कभी ऐसा पहले नहीं हुआ कि बराह रास्त बादी नज़र एविडेंस सामने आई हो, एक थर्ड पार्टी से सामने आई हो, एक हमारी इन्वेस्टिगेशन यानी पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद उसके अलावा सामने आई हो, पेपर्स लीक हुए हों और इम्प्लिकेट हुए हों, तो नवाज़ शरीफ साहब और उनका ख़ानदान आज और कल की करप्शन के हवाले से नहीं, बल्कि एक मुबैना तौर पे बदनवानी के हवाले से एसेट्स बियॉन्ड योर मीन्स, यानी कि वो असासे आपके पास होना जिनका बज़ाहिर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते किस तरह इतने पैसे आपके पास आ गए, इतनी दौलत आ गई, का इल्ज़ाम लगा। और जो पेपर्स हमारे पास, यानी कि एक लॉ फर्म से एक सेट ऑफ पेपर्स लीक होने के बाद 4 प्रॉपर्टीज़ का पता चला, जिनकी दास्तान पहले कुछ इस तरह थी कि हमारे नहीं हैं, फिर हमारे शायद हैं, फिर हम किराए पे हैं, फिर हमारे हैं लेकिन 2005 से हमारे हैं, और इल्ज़ाम ये कि वो 2005 से पहले से उनके हैं, यानी कि एसेट्स बियॉन्ड योर मीन्स की आर्ग्यूमेंट बनती है। ये मामला गया अनसक्सेसफुली स्पीकर नेशनल असम्बली पाकिस्तान के पास, उन्होंने इसको रेफ़र जब नहीं किया, इलेक्शन कमीशन के अंदर जब कुछ खातिर खा प्रोग्रेस नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका सुओ मोटो नोटिस लिया। उस सुओ मोटो नोटिस के तहत जब इंक्वायरी फोर्थकमिंग नहीं थी, 2 जज साहिबान ने ये सही समझा कि इतनी इन्फॉर्मेशन उनके सामने है कि बादी नज़र वज़ीर आज़म नसादिक़ नवीन है, और 3 जज साहिबान ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी को हाई पावर किया, उस कमेटी के बनते हुए कुछ शकूक आए, तो फिर उस कमेटी की सिलेक्शन भी जजेस ने ख़ुद अपने रजिस्ट्रार के थ्रू करवाई। उस कमेटी के सामने 13 सवाल का एक जुज़ तो ये कि बदनवानी थी, ये पैसे जो हैं, ये दौलत जो है, ये बदनवानी पर मबनी है नहीं। जवाब लगभग सामने ये आया है पिछली पीर को कि जी एसेट्स बियॉन्ड योर मीन्स हैं, मरीम नवाज़ साहिबा के भी हैं, नवाज़ शरीफ साहब के भी हैं, उनके 2 साहबजादों के भी हैं। अगली पीर यानी कि परसों की डेट को ये सारे सवालात के जवाब देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग है। ये वीकेंड इज़ क्वाइट क्रिटिकल। इस वीकेंड के हवाले से इस कमेंट्री पूरे हफ्ते में क्रिटिकल रही है। अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करते चले। नवाज़ शरीफ अटल हैं, उनकी पार्टी उनके इर्द गिर्द अटल है। वो फरमाते हैं कि ये सब साजिशें हैं, ये सब हमारे ख़िलाफ़ लोग खड़े हैं, ये धरना 3 है, धरना 1 और 2, जबकि पीटीआई ने किया था नवाज़ शरीफ साहब की सीट के ख़िलाफ़, एक बदनवानी पे, एक धांधली पे। अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करते चलें। कॉन्वर्जेशन वज़ीर आज़म साहब और उनकी फ़ैमिली के हवाले से होगी, PML नून के हवाले से होगी, और PML नून के क्या एक जगह एक यकजा है, एक साथ खड़ी है, इस हवाले से इस पर बात होगी। ज़हीम कादरी साहब मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करेंगे, पंजाब में सीनियर लीडर हैं, हमारे फ्रीक्वेंट गेस्ट भी हैं। कादरी साहब, स्पेशल थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सर, आपके लिए मतलब आसान नहीं है, आई वुड थिंक, फॉर एनीवन इन द PMLN टू बी आंसरिंग दीज क्वेश्चंस एंड यू बीन आंसरिंग देम रिपीटेडली। शर्मिला फारूकी साहिबा पीपल्स पार्टी की सीजन रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे पास, अगेन हमारी फ्रीक्वेंट गेस्ट हैं। शर्मिला साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एज वेल। मियां महमूदुर रशीद साहब PTI को रिप्रेजेंट करेंगे, PTI के पंजाब के चैप्टर के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द पंजाब असेंबली भी हैं। विल हियर फ्रॉम हिम इन द PTI एज वेल। कादरी साहब, ये मेरे ख्याल से आज कमर ज़मान कायरा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सेज इट बेस्ट कि ये आप साजिशों के हवाले देने से पहले महज आप एक्ट करके भुट्टो नहीं बन सकते, लेकिन एक माजी होना चाहिए, एक हिस्ट्री होनी चाहिए।
आप कादरी साहब ये JIT की रिपोर्ट और मंडे की हेयरिंग किस तरह देख रहे हैं? You're a lawyer yourself. I'm so grateful मुइज़ भाई। एक तो आपने अपने इंट्रो में जिन चीज़ों का जिक्र किया उनका मैं अहाता कर दूंगा वन बाय वन अगर समा खराशी ना हो। एक तो आपने साजिशों का जिक्र किया, फिर आपने वेल्थ बियॉन्ड मीन्स की बात की, और उसके बाद फिर आपने उस पर्टिकुलर JIT की उसकी इंटेग्रिटी की बात की। और मैं 2 सेकंड में तमाम बातों का एक जुमला। एक जहाँ तक आपने साजिशों का जिक्र किया वो मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, और जिस पैराए में PMLN कर रही है उसी पैराए में आज इस्टेब्लिशमेंट भी तकरीबन वही बात कर रही है। अगर आप जॉइंट चीफ साहब का खिताब सुन लें कल का, तो उन्होंने नाम लेकर CPEC का और इस वन बेल्ट वन रोड मंसूबे का और इसके हवाले से की जाने वाली साजिशों का न सिर्फ जिक्र किया बल्कि उसका जवाब देने की भी बात की और बड़ी डिटेल में नेवल हेडक्वार्टर्स पर उन्होंने अपनी तकरीर में इसको कमिट किया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि क्या साजिश CPEC या वन बेल्ट वन रोड मंसूबे पे अगर हो रही है तो क्या उसमें इस मुल्क के वफाक और वफाकी हुकूमत को कमज़ोर करना शामिल नहीं है? तो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि अगर आपने इस मंसूबे को नुकसान पहुंचाना है तो आपको बहरहाल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करनी है। ठीक है, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात सबसे बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ये एक बहुत बड़ी आपके ख्याल में मुनज़्ज़म साजिश है। सर ये बताएं कादरी साहब, आपके ख्याल में ये एसेट्स कैसे बने? जब दिवालिया हो गया था शरीफ खानदान का नेशनलाइजेशन में। हाजिर मैं इसके बाद ये अर्ज करने लगा था। देखिए जिस आप बात कर रहे हैं ना मनी ट्रेल की और जिस एसेट्स की बात कर रहे हैं, तो ये 1960 से के करीब और 1972 के करीब का वाक़या है। अभी कायरा साहब फरमा रहे थे कि एक भट्टी थी, गलत कह रहे थे। 1937 से कारोबार था। घर ज़रूर एक थिकली पॉपुलेटेड एरिया में था, लेकिन बाकायदा एक कारखाना मौजूद था जो फिर इत्तेफाक फाउंड्री जो उस वक्त की पाकिस्तान की पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिल थी किसी भी लिहाज से, उसमें सब ठीक है कादरी साहब, लेकिन जीरो हो गई थी ना वो सब कुछ नेशनलाइजेशन में। नेशनलाइजेशन के बाद की कहानी सुनाए नहीं सर, मुझे ट्रेल बताने देना, मुझे ट्रेल बताने दें। बात यह है कि वो बन गई भी थी और उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ, उनका कोई चचा मामू ताया भतीजा सियासत से मुंसलिक नहीं था, बल्कि काउंसलर भी नहीं था। सो पब्लिक मनी को चीट करना, अपने इक़्तिदार को अपनी कारोबार में उसका इस्तेमाल करना वॉज नॉट पॉसिबल। वो हो गई, आपने सही फरमाया, नेशनलाइज हो गई। पर अर्ज सिर्फ ये मेरे भाई कि एक इतना बड़ा कारोबार जो 10-12-15 साल चलने के बाद, सुनिए मैं आपका जवाब दे रहा हूं। सर आपका काम प्रॉब्लम इसलिए कि हमारे सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको झुटलाना पड़ेगा PML ने उनको, लेकिन अगर नहीं करती तो झुटलाएंगे ना। there's a bit of सर 1 मिलियन 10 लाख रुपए अपनी दौलत डिक्लेयर की 1989 में बड़े मियाँ साहब ने, मतलब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान के वालिद साहब ने। 3 साल बाद वो दौलत हो जाती है 790 मिलियन। और बैंक जो उस जमाने में कारोबार है वो कारोबार दिखाता है 780 मिलियन के करीब का कर्ज आया। उसके 2 साल बाद वो कर्ज भी जीरो हो जाता है, दौलत रह जाती है 790 मिलियन पे। तो अब मुझे ना अकाउंटेंट चाहिए और ना वकील होना ज़रूरी है। अगर मैं देख के ये 2 पॉइंट्स मिला दूं और फिर उसके बाद और भी डॉट्स मिला लूं। देखिए जवाब दे दें, आप डॉट ज़रूर मिलाइए, लेकिन हमें अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर लेने दीजिए। हम इन तमाम बातों का जवाब देंगे क्योंकि हम ये समझते हैं कि फाइनेंशियल फोरेंसिक ऑडिट लफ्ज इस्तेमाल किया गया है इस तरह के मामलात में। ठीक है, हम ये समझते हैं कि इस कमेटी के पास जो यहाँ मौजूद थी, उसकी इंटेग्रिटी पे हमने बात की, उसकी अहमियत पे हमने बात की, उसके बनने के तरीक़ाकार पे हमने बात की। हम ये समझते हैं कि इसकी, मैं 2 सेकंड दे देंगे, मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बता दूं। गो अहेड। हमने एक तो इसकी इंटेग्रिटी को चैलेंज किया ना कि ये वजूहात हैं कि ये हमारे खिलाफ जाएगी दूसरे-तीसरे दिन से, जब हमें पता लगा कि कौन लोग हैं। दूसरी हमने एक चीज़ हमने चैलेंज की थी, वो ये थी कि इस कमेटी के पास वो फाइनेंशियल फोरेंसिक ऑडिट की कैपेसिटी नहीं है। और वही हुआ
कि जो कैपेसिटी इनकैपेसिटेटेड थे जिस अमर में वो, सर आपके पास अपनी डॉक्यूमेंट्स देने की कैपेसिटी एक ऐसी जेआईटी आई, ये आपके शकूक जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ेगा, हक बजाने पे आपका हक है। आखिरी जुमला कि उस फाइनेंशियल फोरेंसिक ऑडिट की अहलियत ना रखने वाली जेआईटी की रिपोर्ट जो है वो शाखसाना है। उस वो फोरेंसिक ऑडिट के जो इदारे हैं उनसे जब आप सवाल करते हैं और वो बादी नजर कहते हैं ये जिस फॉन्ट के अंदर लिखी हुई है वो फॉन्ट वाइडली कमर्शियली अवेलेबल नहीं था, तो कुछ सवालात उठते हैं। अब ये फोरेंसिक ऑडिट करने का खुद हक शायद ना हो। शर्मिला फारूकी साहिबा, अगर राजा परवेज अशरफ साहब या यूसुफ रजा गिलानी साहब या फिर आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ ये सबूत सामने होती तो आपके ख्याल में क्या वर्डिक्ट होता मैडम? क्या ख्याल होते? जेआईटी तक बात पहुंचती? जी शुक्रिया मुइज़। देखिए मुझे समझ नहीं बात कि इस जेआईटी की रिपोर्ट पे इतना हंगामा, इतना वावेला क्यों है। हमें वो वक्त भी याद है कि जब ये 5 मेंबर जज साहिबान के बेंच का जब ये ऑर्डर आया था और जिसके नतीजे में जेआईटी तश्कील होने वाली थी, तो पीएमएलएन के लोग तो मिठाइयाँ बांट रहे थे कि हम विंडिकेट हो गए, हमारा मौक़िफ़ सामने आ गया, बेंच को कुछ नहीं मिला, हम बरी उल ज़िम्मा हो गए। और जनाब खुशियाँ हो रही थी। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो हम टेलीविज़न चैनल्स पे देख रहे थे, जी मीटिंगें हो रही थी, खुशी का इजहार हो रहा था, यौम तशक्कुर हो रहा था। तो अब जो जेआईटी की रिपोर्ट आई है, ज़ाहिरी बात है जेआईटी का मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन होनी थी और जेआईटी के परव्यू में उनके अख्तियारात में ये भी था कि वो जिन लोगों को चाहें तलब कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल करने के लिए। फिर जनाब जैसे जैसे जेआईटी काम करती गई और कंपाइलेशन होती गई, हमने ये देखा कि पीएमएल कैंप की तरफ से जेआईटी पे हमला और हमले पे हमला किया जा रहा है। उनकी लानत मलामत की गई, उनको कहा गया कि जी कोई साजिश हो रही है, कहीं और से लिखी जा रही है रिपोर्ट, ये दस्तखत कर रहे हैं और ना जाने क्या क्या। मतलब मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाहती हूँ कि एक पूरा इन्होंने एक हंगामा खड़ा कर दिया। और जब जेआईटी की रिपोर्ट है, अगर आप वो जेआईटी की रिपोर्ट देखें, और मेरे भाई हैं ज़ईम कादरी साहब, आप एक दफ़ा उस रिपोर्ट को खोल के देखें, हर 2 सफ़े के बाद एक डॉक्यूमेंट है। देखिए मैं उनकी ऑब्जर्वेशन से बात नहीं कर रही, बट दैट रिपोर्ट इज़ फिल्ड विद डॉक्यूमेंट्स। आपकी तरफ से जो वहाँ पर जवाबात आए हैं, जो लोगों को तलब किया गया, उसमें बड़ी वेरिएशंस हैं, उसमें बड़ी डिस्क्रिपेंसीज़ हैं। बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं जी हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, इससे पूछें। मरियम साहबा के खावन कह रहे हैं मुझे नहीं पता। अच्छा जनाब शहबाज शरीफ कह रहे हैं पता नहीं, मेरा साइन तो है नहीं। अब मुझे ये जाना बेहतर समझता हूं। हम साजिश या कोई और साजिश तो नहीं। देखिए मैं तो अब देखिए ना, हाउ कैन यू डिनाई दीज थिंग्स। आपको एक हफ्ता मिला, अब आप ज़ाहिरी बात है अपने जवाब और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी लीगल टीम के ज़रिए पेश करेंगे। ठीक है, ये आपका हक है, कोई नहीं कह रहा। लेकिन जब ये 5 मेंबर जजमेंट पहले आया था तो उसमें 2 मोहतरम जज साहिबान ने पहले ही आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया था, आपके ख़िलाफ़ फैसला दिया था। 3 जज साहिबान ने कहा कि इसके ऊपर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर लें और इसके लिए जेआईटी तश्कील दे दें। अच्छा अब मसला ये, इस तमाम दौरानिए में, ये 60 दिन के दौरानिए के अंदर जनाब क्या दुहाइयाँ दी गई, क्या रोना धोना डाला गया, क्या ववेला डाला गया। शहीद बीबी को याद किया गया, शहीद भुट्टो को याद किया गया, पता नहीं क्या कौम की बेटी जो कौम के बेटे, और न जाने उस तमाम वक्त आप भूल गए जब दूसरी कौम की बेटियों को आप धक्के और जेलों में डाल रहे थे, जब शहीद बीबी को आप अदालत में घुमा रहे थे, जब आसिफ अली जरदारी साहब को आप CIA सेंटर में रख के आपने उनकी ज़बान काटी, और न जाने ये दिस इज़ हिस्ट्री, ये तारीख़ है। ये तारीख़ ना हम भूल सकते हैं ना आप भूल सकते हैं। और ये वो वक्त भी नहीं है कि जैसे आपने माजी में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था आप इधर हमला कर दें, ये वो वक्त नहीं है, ये 90 की दहाई नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जब आप कहते हैं जमहूरियत को ख़तरा है, CPEC रुक जाएगा, सड़कों का जाल बिछना रुक जाएगा, ये सारी बातें बड़ी गैर मुनासिब और बड़ी मज़हिया लगती हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के जाने से किसी जमहूरियत को खतरा नहीं होगा। मुइज़ मैं आपको वो वक्त बताना चाहती हूँ कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को 30 सेकंड की सजा दे के डिस्क्वालीफाई कर दिया था, हमने कोई वावेला नहीं मचाया। आप कोर्ट में थे, आपने देखा,
हमने कोई वावेला नहीं मचाया, हमने जमहूरियत को ख़तरा करार नहीं दिया। हाँ, हम समझते थे ज़्यादती हो गई, लेकिन हम इन हाउस जाके हमने चेंज लाके हम दूसरा प्राइम मिनिस्टर ठीक है, मतलब जमहूरियत का हाथ आप तो कहते हैं जी नवाज शरीफ जाएगा, सिस्टम डिरेल हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब ना भी देखें और एक मॉरल ऑब्लिगेशन को देखते हुए खुद स्टेप असाइड करें, प्रोसेस चलने दें, पार्लिमानी सिस्टम है। मियां महमूद रशीद साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब ने हमें ज्वाइन कर लिया। मियां साहब थैंक यू वेरी मच। पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हुए मियां साहब, ये सारी कॉन्वर्जेसन काफ़ी पीटीआई के हक़ में और पीटीआई का स्टांस विंडिकेट होते हुए, और इमरान खान साहब ने भी इसको इसी तरह तस्लीम किया है, लेकिन सर क्या बदउनवानी एक नंबर 1 इशू है पाकिस्तान में? चाहे वो हमारी गलती हो कि वो नहीं है, चाहे वो इंफॉर्मेशन का फेलियर हो, आपका फेलियर हो, पॉलिटिकल क्लास का फेलियर हो कि नहीं है, लेकिन क्या डू यू थिंक बदउनवानी के बेसिस पे नवाज शरीफ साहब अब नॉन पॉपुलर लीडर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पिछले 70 साल में इस मुल्क के अंदर जो है, अगर जो जमहूरियत रही, उस जमहूरियत के समरात आम आदमी तक क्यों नहीं पहुँच पाए? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, पाकिस्तान की अक्सरियत तो अब भी बेचारी इंतहाई कसमपुरसी के आलम में ज़िंदगी गुजार रही है। हम कहने को तो जमहूरियत की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, लेकिन आम आदमी के हालात तो दिन ब दिन दगरगूं होते चले गए, डिटीरिएट हो गई उनकी लाइफ। और पीने का साफ़ पानी तक अगर 60% पाकिस्तान के लोगों को मैसर नहीं है। यहाँ पे 2-2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, मुलाजमतें उनके पास नहीं हैं, सेहत की सहूलतें उनके पास नहीं हैं। तो ये जमहूरियत करके एक तरफ ये देखें, दूसरी तरफ देखें, गरीब और अमीर का फ़र्क बढ़ता चला जा रहा है। जो हुक्मरान एलीट है, उनके बच्चों अरबों रुपए से खेल रहे हैं, दुनिया के बड़े से बड़े मुल्कों के अंदर उनके पास जायदादें हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। तो जो सवाल आपने किया था, मैं ये समझता हूँ कि बदनवानी और करप्शन, उसको आप रिलेट करें आम आदमी की ज़िंदगी के साथ। ये जो अरबों रुपया बाहर लूट कर ले जाया गया, और अब भी इसकी क्या आप रिलेट करने में कामयाब हुए हैं सर? क्या इस सारी कॉन्वर्जेशन के बाद, सारी मॉरल ऑब्लिगेशंस के बाद, सारी मतलब काफ़ी इंफॉर्मेशन और एविडेंस सामने आई है, आप समझते हैं कि इलेक्टोरेट जो है वो मूव हुई है? ऑब्वियसली हम प्रूफ तो नहीं कर सकते इलेक्शन तक, लेकिन आपके ख्याल में ये इलेक्टोरेट के लिए एक वजह रही है? मैं ये समझता हूँ कोई वजह नहीं। अब लोग बड़े विजिलेंट हैं, मीडिया भी बड़ा वाइब्रेंट है, और अब वो 20 साल पहले वाला दौर नहीं है, सोशल मीडिया का दौर। महमूद रशीद साहब, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये मामला इतना बड़ा है? आप कहते हैं बदउनवानी की है, वो कहते हैं मैंने हाईवे बनाई। आप कहते हैं बदउनवानी की है, वो कहते हैं मैंने मेट्रो बस चलाई, रोड बनाई। मतलब जवाब हमेशा बदउनवानी का परफॉर्मेंस है और लोग इलेक्ट हो रहे हैं। गुजारिश ये है, ये तो जो भी कहते फिरें, अब तो ये एक्सपोज हो गए और कौम को ये तासर देते रहे, और अब तक ये कामयाब थे शायद ये तासर देने में कि वी आर क्लीन पीपल, क्या हम मिस्टर साद हैं, जरदारी सिर्फ चोर है, बाकी तो हम तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और हम तो बड़े पाक और साफ हैं। लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से, शायद ये हमारी भी इसमें कोई कमाल नहीं है पीटीआई का, कि ये पनामा के सिलसिले में एक इंकशाफ जो सामने आया और उसके बाद इस पर पूरी कौम की आंखें खुली। और मैं समझता हूं इसका क्रेडिट आप जितना भी थोड़ा बहुत दे सकें वो इमरान खान को ज़रूर दें, कि हर तरफ से उसके ऊपर यलगार की गई, उसके ऊपर जाती हमले भी किए गए, उसको भी डिस्क्वालीफाई करने के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर प्लानिंग की गई, वो सारा कुछ हुआ। लेकिन उसने डिटरमिन्ड होकर बड़ी जुर्रत, दिलेरी और बहादुरी के साथ इस इशू को जिंदा रखा और यहां तक पहुंचाया, और तलाशी देने पर ये मजबूर हो गए। ये हुक्मरान एलीट जो है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये कॉन्वर्जेशन हम कर रहे हैं कि ये जो टैक्स है इसको देना फर्ज है, टैक्स रिटर्न जो है फाइल करना जरूरी है, वरना कैप्टन सफदर पूरी ज़िंदगी फ़ौज में भी सर्व किया, फिर सिविल डिस्पेंसेशन में भी सर्व किया, फिर एमएनए भी बन गए और टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, वेल्थ रिटर्न फाइल नहीं की, 2014 में पहली दफ़ा की। ज़हीम कादरी साहब से ये सवाल भी बनता है कि वज़ीर आज़म साहब आए, बड़ी बात है कि वो एक सिविलियन JIT के सामने आए, लेकिन जब आके उन्होंने कहा सिर्फ कि मुझे नहीं पता, ये कोई जुर्म तो नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो हमारे ख़ानदान में इस तरह की बातें नहीं होती। अब ये सब करना था तो मतलब आने की ज़रूरत क्या थी? एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एजेंडा 360। ब्रेक एक ज़हीम कादरी साहब के लिए विद टाइम टू प्रिपेयर, नॉट एज मच एज यू वुड सी राइट नाउ, बट ज़हीम कादरी साहब, ये नवाज शरीफ साहब गोज़ टू द JIT, शहबाज शरीफ साहब पहुंचते हैं, हसन नवाज, हुसैन नवाज बारहा जाते हैं, लेकिन वो जाते बारहा इसलिए पहली बार कहा कि नहीं मुझे नहीं पता, मेरे पास पेपर्स नहीं है, दूसरी बार जाएगा नहीं वो पेपर्स नहीं है, नहीं वो मुझे नहीं पता। सवाल पूछा जाता है नवाज शरीफ साहब से कि ये सर एक सेकंड, मैंने जो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी है, नवाज शरीफ साहब कहते हैं नहीं ये कुंबर किसकी है मुझे नहीं पता। अच्छा ये 17A में कौन रहता है? हसन रहता है। अच्छा ये है हुसैन का क्यों? अच्छा मुझे नहीं पता ये, लेकिन इसमें कोई जुर्म है? दोनों भाई हैं। सर अगर यही जवाब देने थे कादरी साहब तो मतलब ना जाना बेहतर नहीं था? जवाब ले लें। फरमाइए कि ये उन्होंने लिखा, लिखे मूसा पढ़े खुदा। हम तो यही चीज़ तो हम कंटेस्ट कर रहे हैं ना मेरे भाई, कि जो उन्होंने लिखा है वो गलत है। अच्छा। और हमने इस तरह नहीं कहा, और हम उसके शवाहिद देंगे। शवाहिद अच्छा। कहाँ देंगे? सुप्रीम कोर्ट में देंगे। दो बड़े इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हुई। एक आपका सवाल था कि हमने, वो कहते हैं आपने करप्शन की, हम कहते हैं हमने मोटरवे बनाए, हमने बिजली के 10,000 मेगावाट के मंसूबे लगाए। अब मैं मंसूबे नहीं बताता, रात हो जाएगी। अर्ज़ ये है कि वो इसलिए कहते हैं कि उन मंसूबों में कहीं भी कोई एक उंगली नहीं उठा सका। हमने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को खुद कादरी साहब आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस की बातें सर इस पूरे इलेक्टोरल साइकिल में हम करेंगे। अगर इस वक्त JIT और शरीफ खानदान की, ये शरीफ खानदान की सर अकाउंटेबिलिटी की बात कर लें, आप कहते हैं ये सारे सवाल जवाब झूठे हैं। JIT ने जो वीडियो एविडेंस पेश करने का कहा है वो झूठ है, ये सब कुछ नहीं हुआ था। नवाज शरीफ साहब ने एक फोरेंसिक ऑडिट पेश की थी। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ जी। देखें बात क्यों ये की जाती है, मैं नहीं अपनी हुकूमत की तारीफ करता, आप मत परेशान हो, कि अर्ज ये है कि हमने ये कहा कि ये मंसूबे इसलिए बताए जाते हैं कि हमने उन मंसूबों में कभी करप्शन नहीं की, और अगर नहीं की और नहीं साबित हुई और किसी ने उंगली नहीं उठाई तो ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि हमने पब्लिक मनी को तो अब्यूज़ नहीं किया। यहाँ कहा जाता है कि पाकिस्तान से पैसा लूटा गया और बाहर चला गया। भाई क्या लूटा गया, क्या चोरी हुआ, ये तो बता दो, वो नहीं बता पाते। टू, आपने कहा मीडिया की बात, अच्छा शर्मिला बीबी ने फरमाया कि जी यूसुफ रज़ा को तो सज़ा हो जाती है। देखें अगर यूसुफ रज़ा गिलानी ख़त लिखने की बात पर मॉरल ऑब्लिगेशन पर इस्तीफ़ा दे के घर चले जाते तो आज पीपल्स पार्टी हक बजानब होती कि आप भी मॉरल ऑब्लिगेशन पे, ठीक है ज़हीम कादरी साहब, आप घर चले जाए, सही है, आप माजी से कंपेयर करेंगे, डिस्ट्रैक्ट टाइम कम है। ज़हीम कादरी साहब देखिए ये इल्ज़ाम सब लगा रहे हैं कि हुकूमती पहले दौर में हुकूमती जोर इस्तेमाल करते हुए, उस जमाने के रियासती बैंक्स को इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़े बड़े लोन्स लिए गए, बुक्स कुक की गई, लॉसेस जाहिर किए गए, लॉसेस की वजह से लोन्स जो है वो जेब में चले गए, उसकी वजह से अपार्टमेंट्स बन गए। ये बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की, साबित कर दी आप। तो हमारा क्लेम तो कि हमारे 2006 के फ्लैट हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि ये तो 1980, 82, 99 में खरीदे हुए हैं। अब आप अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं ये कह के। और दूसरी बात कि आप ये कह रहे हैं कि बैंकों के लोन नहीं तो बैंकों 1991 में ये भी JIT में सर। अच्छा और साबित करें। अगर छोड़ें आपकी बात मान लेते सर, एक बात बताएं, हिल मेटल कॉर्प है, सऊदी अरेबिया में लगा हुआ मिल है, आलीशान मिल है, फैमिली का गोल्डन गूस है, वो सबको अमीर कर रहा है। मरियम नवाज साहिबा को भी उससे पैसे मिल रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को 88 करोड़ रुपए उससे हसन नवाज साहब भेज चुके हैं। उसकी ऑडिटेड स्टेटमेंट नहीं दी सर, 4 दफा गए, ऑडिटेड स्टेटमेंट नहीं दी, मांगते रहे, ऑडिटेड स्टेटमेंट नहीं दी, छपती है अखबार में, छपती है सऊदी अरेबिया में सर। तो जवाब ले लेना मोई साहब, मुझे तो इस बात पे थोड़ी सी एजिटेशन होती है कि आप सवाल करके जवाब नहीं ले रहे मुझसे। गो अहेड सर। पहला जवाब मैं इसलिए दे रहा हूं कि मैंने ये साबित करना चाह रहा हूं कि हमारे पे करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। जिस पैसे की आप बात कर रहे हैं कि वो करप्शन कहाँ हुई है उसका जिक्र भी नहीं हो रहा। अब आपने बात की कि वहाँ हुआ, उन्होंने ये किया, तो ये हमारा जाती कारोबार तो था ही, लेकिन हम जवाब दे हैं। यही हम कह रहे हैं कि वो मिल के हिसाबात हमने दिए हैं, वो ये कह रहे हैं नहीं दिए। हम उसको साबित करेंगे कि वो प्रॉफिटेबल है। कहाँ लिखा है कि बेटा बाप को 100% अपना प्रॉफिट जो है वो नहीं भेज सकता? कहीं ममानियत है कानून में? मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा, शक होता है कि पूरा जनरेट 60% प्रॉफिट वो सारा भेज दे बेटा उसका। हाँ तो बेटा जो मर्जी भेज दे। टू नहीं सर, मिल कहाँ रहेगा अगर सारा पैसा उसका भेज देंगे? लेकिन सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि बेटा जो भी करना चाहे कर ले, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ऑडिटेड रिपोर्ट दे देते सर। आपके ख्याल में ऑडिटेड रिपोर्ट दी है? सुन ले, मेरे ख्याल में नहीं,
मैं लाजिम है कि पेश करता हूं कि हमने ऑडिटेड रिपोर्ट दी है। और क्यों ना देंगे, क्योंकि उस कारोबार का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है और वो उस जिला वतनी के दौर में वहां पे मिल लगी है। और सऊदी अरेबिया में मैं आपको इससे हट के ऑडिटेड रिपोर्ट दी है कादरी साहब? सब कुछ दिया मेरे भाई, इसीलिए तो गए हैं वहां। अर्ज ये है कि सऊदी अरेबिया में कानून वो है, कानून यार मोहित साहब प्लीज 2 मिनट दे दें यार। अर्ज ये है कि ऑडिटेड रिपोर्ट सऊदी अरेबिया का जो कानून है ना, वो है जो सऊदी फरमा देते हैं, वो वह कानून बन जाता है। ये उनकी ब्लेसिंग से, उनके ताल्लुकात से, उनकी मेहरबानी से, क्योंकि कारोबार करना था वहाँ ये मिल कायम करवाई उन्होंने कि अब आपने यहाँ रहना है, आप ये कारोबार कर लें और हम करवाते हैं। जब उन्होंने ये करवाया तो उन्होंने क्यों नहीं बैंकों को कह दिया होगा कि इनको लोन्स दे दें। पाकिस्तान में एक डिफ़ॉल्ट, एक जिसमें मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ या उनकी फैमिली का नाम है, तो मैं देनदार हूँ। बता दीजिए कि कौन से लोन का डिफ़ॉल्ट है मियाँ शहबाज शरीफ के नाम या मियाँ नवाज शरीफ के नाम। आप मुझे फांसी लगा दें इस बात पे यार। पेपर मिल्स डिफॉल्ट करती है, बेरिंगी कंपनी को एक्सेप्ट करती है डिफॉल्ट को यूनाइटेड किंगडम के अंदर। क्वींस बेंच डिवीजन का फैसला है जिस फैसले को सेटल किया जाता है। हाँ ठीक है, तो वो किसका फैसला है? यूनाइटेड किंगडम का। अगर लोन वहां से लिया गया तो आपका क्या लेना देना भाई? ये पाकिस्तान के लोगों के पैसे जो खाए उन्होंने, या पाकिस्तान का लोन खाया उन्होंने? ये अगर सिर्फ ज़हीन को आपने बुलवाना है तो आपकी मर्जी है। शर्मिला साहिबा ये डज इट ऐड अप? आपके ख्याल में ये सारी जेआईटी जो है ये रिग्ड थी? देखिए मैंने पहले कहा कि ज़ईम कादरी मेरे भाई हैं और मैं इनकी बड़ी इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन माजरत के साथ ये बेचारे नहीं डिफेंड कर पा रहे। इनकी मजबूरी है कि इन्होंने यहाँ आके बैठना है ये ना कहें, और अपनी जमात का मौका देना है, इसको डिफेंड करना है। लेकिन ये एक बहुत ही डिफिकल्ट आपके आगे, लोगों के आगे कर पा रहा हूं इनके ऊपर। नहीं, मैं आपकी तकलीफ को समझ पा रही हूँ और मुझे अंदाजा है तो फिर मुझे बुरा लगेगा ना। बड़ी भारी जिम्मेदारी है। अब अपनी बात लेकिन बात ये है कि ये डिफेंड नहीं कर पा रहे। अब ये कह रहे हैं साजिश हो रही। अब आप मुझे बताइए कौन यार ये आपका नोशन है ना? ये बताते क्यों नहीं है? मैं उस दिन मरियम औरंगजेब साहिबा को सुन रही थी और वो कह रही थी कि जी साजिश करने वालों के नाम भी बताए जाएंगे, उनको एक्सपोज भी किया जाएगा। तो किस चीज़ का इंतज़ार है भाई? कौम को बता दें कि आपके ख़िलाफ़ कौन साजिश कर रहा है, कौन कर रहा है। सर्फ एक्सेल कर रहा है या गोगो पान मसाला कर रहा है, कौन कर रहा है? हमें तो नहीं समझ आ रही कौन कर रहा है भाई। पैनामा लीक्स ना हम लेकर आए, ना पैनामा लीक्स पीटीआई लेकर आई। पैनामा लीक्स पैनामा के मुल्क से लीक हुआ। मैडम उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है दुनिया के 2 वज़ीर-ए-आज़म और इस मौक़िफ़ को हम यहाँ पे डिस्प्रूव नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आ रही समा टीवी कर रहा है, कौन कर रहा है? मुझे देखिए, हमें ये बता दें उन्होंने जेआईटी ने नवाज शरीफ साहब ने जाकर बेहतरीन किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। जेआईटी ने जानबूझ के उसको रिकॉर्ड नहीं किया। मैं आपको एक बात बताऊं मोहित साहब, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि हम नहीं तवक्को कर रहे थे कि जेआईटी इतना कॉम्प्रिहेंसिव और इतनी नफासत से काम करेगी। हमें ये ज़रूर खदशा था कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के होते हुए ये बेचारे अफसरान जो उन महकमों में काम कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के मातहत काम करते हैं, उन पे बड़ा प्रेशर होगा। और जो कि था, वो उन्होंने शिकायत भी की कि जी रिकॉर्ड टेम्परिंग हो रही है और प्रेशराइज किया जा रहा है, हमसे कोई कॉपरेट नहीं करा। मैडम माजरत, लेकिन ना कॉम्प्रिहेंसिव है और ना नफीस है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टिगेशंस के हिसाब से बेहतर है। आपके मेरे या ज़ईम कादरी के कहने से फैसला नहीं आने वाला। अब ये फैसला जो है, जो भी आगे का तरीकेकार होगा, प्रोसेस होगा, वो सुप्रीम कोर्ट में रहमान मलिक साहब उनको जैसे भी लगते हैं, मतलब ये सिली चीजें पाकिस्तान में होती रहती हैं। एक जुमला कह लूं? नहीं सर, मियां महमूद रशीद साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का। मियां साहब, ये आप मानते हैं ये एक बेहतरीन पोजीशन है ज़ईम कादरी साहब की? अब मुझे नहीं पता कि उनकी जहन की इख्तरा है या पूरी पार्टी इस ख्याल पे साथ खड़ी है कि ये जेआईटी के सामने सब कुछ दिया था, उन्होंने झूठ लिखा है। वो प्रूव करें कि उनको नवाज शरीफ साहब ने ए से लेके जेड तक सारी बात नहीं बताई, क्योंकि हम कहते हैं उन्होंने बताई। सारी ऑडिटेड रिपोर्ट्स दी क्योंकि हम कहते हैं उन्होंने दी। ये जेआईटी ने रिकॉर्ड ही गलत किया है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हफ्तों ये केस चलता रहा। अगर कोई चीज़ इनके पास होती तो ये वहाँ सुप्रीम कोर्ट में ही दे देते।
सर वो उस वक्त ऊँटों पे आ रही थी। एक कतरी शहजादे का खत दिया ना जी, उसके बाद जब जेआईटी के अंदर मामला आया, इनकी डिमांड के ऊपर ये पब्लिक हुई जेआईटी की रिपोर्ट, और अगर इन्हें मजीद कोई कंफ्यूजन है इसमें तो उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी पब्लिक हो सकती है कौम के सामने, फिर तो कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी ना। आई एग्री, मैं इसीलिए कादरी साहब को सेटअप करने की कोशिश मैं ये कह रहा हूं कि ये जो जेआईटी की रिपोर्ट इन्होंने कहा पब्लिक करें, आप जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी पब्लिक कर दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं ये समझता हूं कि इस मसले के पूरी रिपोर्ट को उर्दू में पब्लिक होना चाहिए और पूरी रिपोर्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग पब्लिक होनी चाहिए, ताकि ये फिर बीच में ये जगह ही ना रहे। जजेस को कहें ना सर, थैंक यू वेरी मच, ताकि जो इनके एतराजात हैं वो दूर हो सकें, और जो ये ठीक है। अच्छा, अगर कादरी साहब जजेस जो हैं वो आप ही इसको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ही के जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए खुद से देख लें वीडियो रिकॉर्डिंग, और उनको लगे तकरीबन कि ये बात सारी सही लिखी है उन्होंने, या अपनी जुडिशल स्टाफ को कह दे कि देख ले, तो आप मान लेंगे अगर जजेस का स्टैंप लग जाए इस पे कि ये तकरीबन इसी तरह था कि मियाँ साहब को ये भी नहीं पता था कौन से बेटे किसके घर में रहते हैं। जी हाँ, देखिए आपकी, मैं तो महमूद रशीद साहब का बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने ये बात की, हम भी यही बात अर्ज कर रहे हैं। जुडिशरी के पास इसकी भाग दौड़ मौजूद है और वही ये अहकामात जारी कर सकते हैं। ये अहकामात जारी कर दें तो हमारे लिए तो बड़ी सहल हो जाएंगी बातें समझानी। शहबाज शरीफ साहब ने भी जाके ठोस शवाहिद दिए थे कि तारिक शफी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने किसी चीज़ पे साइन नहीं किया। आप वकील हैं, मैं छोटा सा एक सवाल इसके इंक्लूसिव ना होने का आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। आप जो फैसला फरमाएंगे मुझे वो कबूल होगा कि जिस रिपोर्ट में तकरीबन 26 बार लफ्ज़ प्रेमा फ़िशाए इस्तेमाल किया गया हो और कई बार हेयर से का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हो और एक बार एक मुद्दई के ख़त को मनोअन कॉपी पेस्ट करके अपनी की जाने वाली बात को तकवीयत देने की कोशिश। नहीं सर, वो बहुत सारे लूपहोल्स हैं सर, कि हम अभी शुरुआत पे हैं कॉम्पिटेंस की सर। हमारे यहाँ पानी पे गाड़ी चलती है और फिर वो 8 बजे के न्यूज़ शोज पे रिपोर्ट होती हैं, हम आगे बढ़े। वो शर्मिला साहिबा, ये जेआईटी की रिपोर्ट जो, हाँ शर्मिला साहिबा, ये जो जेआईटी की रिपोर्ट मैडम, ये आप कह रही हैं नफीस है, कॉम्प्रहेंसिव है, इसमें रहमान मलिक साहब के किरदार को आप क्या समझती हैं कि वो क्लेवर कैरेक्टर हैं, आए थे टीवी स्क्रीन को अपनी शक्ल दिखाने, हमें कुछ भी नहीं कहा, वापस चले गए। हाउ डू यू सी रहमान मलिक साहब का रोल? देखिए रहमान मलिक ने वही रिपोर्ट की तस्दीक की वहाँ जाके जो ऑलरेडी FIA और दीगर इदारों के पास पहले से मौजूद थी। अब उनके ऊपर जो पर्सनल कमेंट्स JIT के इमरान ने दिए हैं उस पर तो वो खुद ही तबसरा कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकती। लेकिन इसी तरीके से उन्होंने जो दीगर लोग हैं, कैप्टन सफदर हैं, इनके हवाले से भी बहुत सारे कमेंट्स और एडजेक्टिव्स बोले हैं। आई डू नॉट वांट टू कमेंट ऑन देम। आई एम श्योर कि जो लोग कंसर्न्ड हैं वो उसके बारे में ख़ुद जवाबदेह होंगे। लेकिन बात यह है कि अपार्ट फ्राम दोज पर्सनल कमेंट्स या जो उनके तासुरात हैं, जितने भी लोग वहाँ पर हाज़िर हुए कि जी उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, वो क्या कहना चाह रहे थे और क्या कह गए, उसके अलावा अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखें और अगर आप उसके ऊपर जो उनकी ऑब्जर्वेशंस है वो देखें, तो आई थिंक मैं एटलीस्ट पर्सनली ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं नहीं समझती थी कि ये इतनी कॉम्प्रिहेंसिव और इतनी डिटेल्ड रिपोर्ट जो है ये बना सकेंगे ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर, जिसके अंदर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और उसकी फैमिली को बुलाया जा रहा है और यहाँ पर इदारे जिनके पास वो मवाद है वो उनके साथ किसी तरीके से जितना बहुत रिपोर्ट नहीं पढ़ी जी, मैं किसी कादरी साहब को, ज़ईम कादरी साहब जो है वो इस पर जिस तरह से एतराज़ात कर रहे हैं या इनकी पूरी टीम जिस तरह से एतराज़ात कर रही है, वो आपने अगर पंजाबी की वो कहावत सुनी है कि जब कोई गेम हार रहा हो तो उसमें कहते हैं रोंदी मार दो, यानी जब किसी तौर पर बात नहीं पड़ती शुरू हो गई और कोई जवाब नहीं आ रहा तो ये रोंद मारना शुरू हो गए हैं। इन्होंने कहा जेटी बना दे, जेटी बन गई। अब जेटी बनने के बाद जब उसकी रिपोर्ट आ गई तो फिर सब्र कर लें, सुप्रीम कोर्ट के पास वो जाएगी रिपोर्ट। बहुत कामयाबी से कर ली हैं। अव्वल तो ये मैं उनको डिस्प्रूव नहीं कर सकता JIT के हवाले से, ये मंडे के बाद ही फैसला होगा अगर वीडियोस रिलीज होते हैं, तो उन्होंने अपना ये वाला शो कम से कम आसान कर लिया। दूसरा, उन्होंने एक मौक़िफ़ तो सामने रखा है सर कि नहीं,
नवाज शरीफ साहब ने एक अकाउंट्स के प्रोफेसर की तरह वहां पे जाके सारी बातें बताई थी। ये तो हमसे झूठ बोला जा रहा है JIT की तरफ से, आप इसको डिस्प्रूव ही नहीं कर सकते सर। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ ये 100% गलत बयानी कर रहे हैं। JIT के मेंबर्स इतने गैर जिम्मेदार हैं कि सुप्रीम कोर्ट जैसे फोरम के अंदर नवाज शरीफ ने एक बात कही होगी और वो लिख कुछ और देंगे। पाकिस्तान है, वो इतने गैर जिम्मेदार यार एक्सपर्टी की बात छोड़ो, वाजिद जिया जो है वो FIA का बड़ा एक्सपर्ट है, उसकी जो स्किल्स है सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों को वहां पर मुकर्रर किया है वो कोई उन्होंने मालूमात लेने के बाद मुकर्रर किया था ना उनका नाम आपने दिया ना हमने दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो नाम चुने हैं तो उनके सामने उनकी कोई बैकग्राउंड होगी, उनकी कोई एक्सपर्टी होगी इस फील्ड के अंदर, इसलिए मुकर्रर किया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यही लाइन मंडे मॉर्निंग तक सारे PML नून वालों को देनी है कि हुआ ऐसा नहीं था। मैं क्यों दूं भाई, मैं उनका उस्ताद थोड़ी, मैं तो अपनी पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा हूं। मुझसे आप तालीम की बात करें, मैं आपको प्रूव कर देता हूं क्या हुआ है। गायब हो गई हो। एक ब्रेक के बाद फजलुर रहमान साहब ने भी वे इन किया है इस पूरी कॉन्वर्जेशन में कि कौन कितने पानी में है, कितना इस वक्त इल्ज़ाम के अंदर वजन है। ये एक ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करेंगे, ज़हीम कादरी साहब से उसका भी जवाब दें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। ज़हीम कादरी साहब पोजीशन ये रख रहे हैं, एक ऐसी पोजीशन जिसको मैं अभी तो डिस्प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन ज़रूर कोशिश करूंगा कि ट्यूसडे के दिन नहीं तो जब भी अगली हेयरिंग के अंदर ये बात सामने आए तो ज़हीम कादरी साहब से वापस पूछूं कि ये JIT का जो रिकॉर्ड है ये सरासर गलत है, ये झूठ है, ये कम्प्लीटली नवाज शरीफ साहब के कैरेक्टर को असेल कर रहा है और असल में हकीकतन जाके जो उनको इन्फॉर्मेशन दी गई है, उनको ऑडिटेड रिपोर्ट्स भी दी गई हैं, उनको सब कुछ दिया गया है। उन्होंने बदनीयती पर मबनी, क्योंकि वो बदनीयत हैं इसलिए उन्होंने सब कुछ को रिकॉर्ड नहीं किया। कादरी साहब से कमेंट लेने से पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वे इन किया है इस इशू पे और हैवी वेट है मौलाना साहब पॉलिटिक्स के, तो उनकी कमेंट काउंट करती है। देखते हैं उन्होंने कहा क्या। मुझे ताज्जुब तो पीपल्स पार्टी पे हो रहा है, क्या इमरान खान की नज़र में आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ से कम चोर है? क्या पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इमरान खान के इल्ज़ामात आज उसकी क्या हैसियत हो गई है? क्या वो इन इल्ज़ामात से दस्तबरदार हो गए हैं या इन्होंने उनके इल्ज़ामात का एतराफ़ कर लिया है? ठीक है, ये मेरे ख्याल से शर्मिला साहिबा से कमेंट लेना ऐप्ट है। पहले ज़हीम कादरी साहब से जाने से पहले शर्मिला साहिबा, ये पीपल्स पार्टी के ऊपर जो इल्ज़ामात सारे लगते आए हैं, जो सारा ड्यू प्रोसेस पीपल्स पार्टी को डिनाई होता आया है, आप समझती हैं कि इन सारे शक और शकूक के, क्योंकि जवाब सामने नहीं आए, कभी जरदारी साहब की ऑडिटेड हिस्ट्री भी सामने नहीं है, आप समझती हैं अब वक्त आ गया है कि सब डिक्लेयर करें उनके पास कितने पैसे हैं और कहाँ से हैं? देखिए, मेरा ख़्याल है कि इस मुल्क के अंदर अब किसी के भी एसेट किसी भी तरीके से छुपे नहीं रह सकते। और जहाँ तक आसिफ अली जरदारी साहब का ताल्लुक़ है, वो साबिक़ सदर मुमलिकत रह चुके हैं और उनके एसेट्स डिक्लेयर हैं। अगर कोई ये समझता है कि उनके पास कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन है तो आज अदालतें भी आज़ाद हैं, इलेक्शन कमीशन भी मौजूद है, तमाम मीडिया के लोग भी मौजूद हैं, आप जो चाहें कर लें। देखें, और एक बड़ी आसान सी बात है कि यहाँ पर तो मेरा ख़्याल है कि हर चीज़ को अदालतों में ले जाया जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट का जो वक़ार था और पार्लियामेंट का जो एक रुतबा और एक जो उसकी प्रेजेंस होती थी, वो तो मियाँ साहब ने वैसे ही ख़त्म कर दी है। पार्लियामेंट ना वो आते हैं, ना उनके मेंबरान आते हैं, ना उनके वज़रा आते हैं, तो ज़ाहिर बात है जब वो आते नहीं हैं, वहाँ जवाबदेह नहीं है कौम को, तो मामलात सारे के सारे अदालत में जाते हैं। लेकिन अभी मौलाना साहब ने जो है एक बात कही, और मौलाना साहब के बारे में मेरा ख़्याल है कि वो उनकी बड़ी अच्छी एक रेपुटेशन है, उसके बारे में सब लोग जानते हैं, समझते हैं, मैं भी बड़ी उनकी इज़्ज़त करती हूँ। लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो नवाज़ शरीफ साहब के डिफेंस के अंदर शायद कुछ ज़्यादा ही डिफेंड कर गए उनको। मैं सिर्फ एक छोटा सा शेर उनके लिए कहना चाहूँगी, मौलाना साहब के लिए। हमको मालूम है दुश्मन के सब ठिकानों का, हमको मालूम है दुश्मन के सब ठिकानों का, शरीक जुर्म ना होते तो बगावत करते। मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी है। और इस वक्त जो ये बात करता है कि मैडम, क्योंकि शरीक जुर्म और बगावत की आपने बात की है, ज़हीम कादरी साहब, चौधरी निसार साहब किधर हैं? देखिए, बात ये है कि अगर ये सब लोग ये कहते हैं कि मियाँ साहब के जाने से जमहूरियत को खतरा होता है, तो मैं ये समझती हूँ कि आज किसी को बोलने देने के जमहूरियत को खतरा नहीं है।
ठीक है, जमहूरियत को खतरा नहीं है, खतरा नहीं है। खतरा अगर है तो इस बात से है कि आप को फिर भी चिमटे अकाउंटेबल होना पड़ेगा इस कौम के सामने इक़्तिदार से, जबकि जवाबदेह शायद मॉरली आपको पहले होना चाहिए विदाउट द पावर। ज़हीम कादरी साहब, वेयर इज चौधरी निसार, किधर है? वेरी मच देयर राइटली। मैं कभी कल भी मिला उनको, मैं वहीं ठहरा हुआ था जहाँ वो बैठते हैं, बिल्कुल मौजूद हैं, अपनी जगह पे डटे हुए हैं। बड़ा ही मैं कहता हूँ कि सर वो जब सब लोग मिलके शेर का इस्तकबाल कर रहे थे तो वहाँ पे तो नहीं थे यार? नहीं, वो नहीं थे, क्योंकि वो उन्होंने बाकायदा कन्वे किया था कि मेरी कुछ मीटिंग्स हैं, कुछ चाइनीज आए हुए थे, वन बेल्ट वन रोड के सिक्योरिटी। और जब एक चैनल ने रिपोर्ट किया सर कि चौधरी निसार साहब ने माजरत करते हुए कहा कि मैं बिल्कुल सब कुछ के साथ हूं, तो चौधरी निसार साहब ने वक्त निकाल के ये भी कहना जरूरी समझा कि बिल्कुल गलत बात है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो खुद भी ये परसेप्शन इंशाल्लाह बहुत जल्द दूर कर देंगे। और देखिए, मैं छोटी सी बात अर्ज करूं कि जिस बारे में लोग शकूक व शुबहात कर रहे हैं ना, फैला रहे हैं, उनको ये वही लोग हैं जिनको अब कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। कभी वो चले जाते हैं पनामा लीक्स की चीज़ पकड़ के शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके में क्या करिए 10,000 मेगावाट बिजली, ये सिस्टम्स दुरुस्त हो गए तो फिर फॉर द रिकॉर्ड ज़हीम कादरी साहब, हमने एक तो आपकी ये बात रख ली है कि जेआईटी मुशर्रफ ने 3 बार वज़ारत उस्मा दी थी। एक और बात आप फॉर द रिकॉर्ड कहते हैं, आप कह रहे हैं चौधरी निसार साहब से आप मिले हैं, वो जाती मसरूफियात की वजह से वाकई में नहीं आ पाए थे पार्टी मीटिंग में, वो बिल्कुल सब कुछ के साथ हैं, वन बेल्ट वन रोड इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए बस वो मसरूफ हैं, वो बिल्कुल साथ दे रहे हैं आपके। 3 बार मुशर्रफ ने वज़ारत उस्मा पेशकश की थी मेरे भाई, आपको इल्म इस बात का? सर हम दोनों मेरे ख्याल से चौधरी निसार साहब के कैरेक्टर को बढ़ा ही रहे हैं, कम नहीं कर रहे सर। Neither of us are trying to say anything against और अल्लाह की फल से बड़ा ही रहेगा। और उनकी मियां साहब के साथ एलिजेंस और पार्टी के साथ कमिटमेंट टावरिंग है। ठीक, और वो सर एक जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसके बाद भी वो शायद जल्दी चले गए थे। उस दिन भी उनकी 3 के करीब मीटिंग्स थी जो उन्होंने अटेंड कर रही थी। वो एक देखें, अर्ज ये है कि जो इतना सीनियर आदमी है, वो उसका यहाँ तक पहुँचने की वजह ही है कि उसकी कॉम्पिटेंस और दूसरी उसकी पार्टी के साथ लॉयल्टीज। अगर कोई आदमी लॉयल ना हो और कहीं एक्सपोज हो जाए रास्ते में, तो वो इतनी दूर तक मेरे भाई नहीं पहुंचता। नहीं, मैं उनकी लॉयल्टी को डाउट ही नहीं कर रहा सर, मैं तो सिर्फ एक सिंपल सा मेरे लिए सवाल है कि व्हाई इज चौधरी निसार। आप लोग तो यार बाबर अवान की तकरीर, आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मेरा भाई बड़ा महमूद रशीद जो कि एक कोना मक्स सियासी कारकुन है, एक ऐसे शख्स के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था जिसका कोई मुस्तकिल पता ही नहीं है, और वो लाहौर में बैठा हुआ, इनको मतलब वो इजाज चौधरी बैठा हुआ है, 40 साल हो गए सियासत करते हुए, महमूद रशीद बैठा हुआ है, 40 साल हो गए मेरी आंखों के सामने सियासत करते हुए, वो पता नहीं किधर से आया है और आके सबसे आगे खड़ा हो गया। कंधा मार मास्टर है, उसका मुस्तकिल पता कोई नहीं है, और वो आज की पार्टी को ओवररूल कर गया। देखिए, मैं कमिंग बैक टू जेआईटी नहीं सर, अब कमिंग बैक नहीं, मतलब जवाब ले लें वरना जरा नाजायज हो जाएगा। ये मियां महमूद रशीद साहब, ये आप लोगों को महसूस होता है सर, मतलब ग्राउंड लेवल पॉलिटिकल वर्कर्स फिर बढ़ के लीडर्स और फिर एकदम से मतलब सफाई का की जो लेक्चर है वो डॉक्टर, मेरे ख्याल से उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि डॉक्टर मुझे इसलिए कहते हैं इसलिए मेरे घर वाले को पसंद है डॉक्टर कहना, मतलब बाबर अवान साहब। देखिए, बाबर अवान साहब एक कोना मश्क वकील हैं, इसमें किसी को कोई शक मुझे एक केस बता दें उसका वज़ीर कानून भी रहे हैं और लीगल। ज़हीम बात सुनो भाई, आपने बात की, मैं बिल्कुल इंटरप्ट एक रिपोर्टेड केस नहीं उसका। बात यह है कि वो साबिक मरकजी वज़ीर कानून भी रहे हैं, और जो केस उन्होंने किया है टेक्निकल लैंग्वेज में और लीगल एतबार से उनके पास इतना कुछ था, और वो हमने उनको अपना काउंसलिंग एज किया, वो पार्टी भी उन्होंने ज्वाइन की है, तो इसमें क्या हर्ज वाली बात है जो उन्होंने वहां पर। मेरी बात सुन लीजिए ना, आप बात सुन लीजिए। और जो रेफरेंस और पिटीशन उन्होंने दायर की है चेयरमैन इमरान खान की तरफ से आज हाई कोर्ट के अंदर, और उसको ब्रीफ करने के लिए मीडिया को हम सारे इकट्ठे थे। पहले मैंने वो रेफरेंस दायर किया था पंजाब असेंबली के अंदर स्पीकर के पास, वो टर्न डाउन हुआ और उसके बाद वो हाई कोर्ट में चला गया। इसमें कोई मजाक वाली क्या बात है? यानी आप अगर मुशर्रफ के आधे लोगों को लेके 62 MNAs
मुशर्रफ दौर के वो आपके साथ हों, 8 गुजरा भी हों और उसमें ये जाहिद अहमद भी हों, तो कोई एतराज नहीं है। कोई हमारे पास आ जाए बात करे तो आपको एतराज शुरू हो जाता है। आप ये फजलुर रहमान साहब के सवाल का जवाब देना पसंद करेंगे कि ये आपके ख्याल में कौन बड़े चोर हैं? फजलुर रहमान साहब से पूछे कौन बड़े चोर। हमारा तो एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि इस मुल्क में जिसने भी चोरी की है, इवन अगर वो पीटीआई के अंदर भी है, इमरान खान क्यों ना हो, अकाउंटेबल होना चाहिए। सबको अकाउंटेबल होना चाहिए। सबसे पहले मियां नवाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर है तो आप और वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। बचेगा पॉलिटिकल सिनेरियो पे? बचे ना बचे, लेकिन ये मुल्क है, मुल्क बचेगा। अगर ये करप्शन का खात्मा नहीं होता, देखें ये लोग आते जाते रहेंगे हम सारे। अगर ये बदनवानी और करप्शन वो इसी तरह से रहनी है, ठीक है, तो ये मुल्क से पॉलिटिशियंस के खिलाफ एक स्मीयर कैंपेन चली है नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स की तरफ से कि ये सब करप्ट हैं, ये पूरी क्लास जो है वो इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस है, या फिर ये हमारे नेशन स्टेट और हमारे नेशन के नेबरहुड में ये मैटर इतना करता नहीं है? नहीं, देखें मोइज साहब, अच्छे बुरे लोग हर इदारे में हर तबके के अंदर होते हैं, लेकिन ये जो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी जाती है ना कि सारे सियासतदान ख़राब हैं, सारे सियासतदान करप्ट हैं और इस मुल्क में जो भी मुसीबतें आई हैं और जो भी गलत काम हुए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासतदानों की वजह से हुए, ये बात बहुत गलत है। आप पाकिस्तान की चेकर्ड हिस्ट्री उठा के देख लें। मैं अगर डिटेल में जाऊंगी तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके लग जाएंगे इसमें, लेकिन आपने देखा होगा आमिराना दौर रहे, फिर सिविलियन गवर्नमेंट आई, फिर 2-2.5 साल रही, फिर आमिराना दौर आया, फिर डिक्टेटर आया, फिर तो पाकिस्तान के 10-10, 11-11 साल तो उसी तरीके से निकल गए। और फिर जब जमहूरियत आई 2008 में, वो बड़े खून बहाने के बाद आई, शहीद बीबी शहीद हुई, उसके बाद एक बड़ी फ्रिजाइल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी हमारी पीपल्स पार्टी की। और आपको याद होगा उस वक़्त इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस होते थे और बारहा हम यही कहते थे कि ही इज़ पॉलिटिकल, और तमाम की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर खड़ी होती थी सुबह से लेकर शाम तक। फिर गिलानी साहब को घर भेज दिया गया, लेकिन हमने कोशिश ये की कि सिस्टम किसी तरीके से डिरेल ना हो, और अगेन एक स्मूथ ट्रांजिशन हुई टू मियाँ साहब गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता रहा। मैडम, अगर आप इस वक्त वज़ीर होती हैं, आपकी वजारत के दौरान ये के अंदर ये फैसला किया गया होता कि आपने बदनवानी की है, JIT साबित कर देती, या JIT जो है वो बादियों नज़र कह देती कि शायद की है, तो उसके जवाब देने के लिए फिर आप समझती कि आपके ऊपर एक वजन है, आपके कांधों पे मॉरल वजन है, देखिए आप हट के जवाब दें फिर वापस आ जाएं। इखलाकी तौर पे जी, इखलाकी तौर पे आप गवर्न नहीं कर सकते जब 6 इदारों के लोग बैठ के आपके खिलाफ एक JIT की एक चार्जशीट आ जाए आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट का स्प्लिट वर्डिक्ट आ गया है, सुप्रीम कोर्ट का स्प्लिट वर्डिक्ट है कि यू हैव समथिंग टू आंसर फॉर। स्प्लिट वर्डिक्ट के बाद भी इन्होंने मिठाइयां बांटी, इन्होंने कहा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह चलो बच गए, डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। आई थिंक कादरी साहब से इस पे कमेंट ले लेते हैं। मैडम, आप अगर पंजाब हुकूमत में किसी मिनिस्ट्री पर सर्व कर रहे होते, बादियों नज़र एक स्प्लिट एक फैसला आ चुका होता कि इसमें देयर इज स्मोक, JIT बैठती और फैसला करती कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक, तो आप उसका फिर जवाब देने के लिए ये बेहतर समझते कि उस मिनिस्ट्री से उतर के जवाब दें? जी नहीं, देखिए ये रजीम मैं बिल्कुल उसका जवाब देता, क्योंकि मुझ पे ये मॉरल स्ट्रेंथ मौजूद है कि मैं गलत नहीं हूँ, और अगर मैं नहीं हूँ तो मैं किसी के कहने पे इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी सदारत के ज़माने में 5,000 अरब रुपए का जवाब के इल्ज़ामात का जवाब में इस्तीफ़ा नहीं दे दिया था, बल्कि कोर्ट जाने की बात की थी। तो मॉरल ऑब्लिगेशन जो होती है वो मेरे ख्याल में हर तरह एक ही लेवल होता है। यहाँ बात की गई करप्शन की कि जी इमरान खान साहब जो है उन पर कभी कोई इल्ज़ाम नहीं है। भाई इमरान खान साहब पे आइडेंटिकल वो इल्ज़ामात हैं जो मियाँ नवाज शरीफ पे हैं। इमरान खान साहब की बारी आती तो आप फरमाते हैं कि वो कभी हुकूमत में नहीं रहे। भाई बात तो टैक्स चोरी की और पैसे छुपाने की है, जो मियाँ नवाज शरीफ पे प्रोजेक्ट्स की चोरी का केस तो नहीं है ना। नापना चाहिए जब एंटी टेरर कोर्ट ताहिरुल कादरी और इमरान खान दोनों को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स करार दे रहा है, दूसरी तरफ टैक्स अथॉरिटीज कह रही हैं आप भी जवाब दें, इसको संजीदगी से लेना चाहिए। ज़हीन कादरी साहब आपका, शमीला फारूकी साहब आपका, मियां महमूद रशीद साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। व्यूअर्स बहुत शुक्रिया देखने का। facebook.com/agenda360 पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं। ट्विटर पर हमारा हैंडल है @agenda360 समा, जहाँ पे हम इस शो के क्लिप्स भी शेयर करेंगे। कल एक बार फिर 7:05 पे फिर हाजिर।